हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए बच्चों, हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना एसएसटी का चैप्टर जो हमारा थर्ड है उसको स्टार्ट किया था। उससे आगे के हम पार्ट टू पर आ चुके हैं। तो पार्ट टू को समझते हैं। ठीक है जी, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। हमने यहाँ तक समझा दिया था। जो हमने समझाया था वो आपको किसके बारे में बताया था, आपको याद होगा। याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। भूमंडल के विश्व का बनना, इसमें हमने रेशम मार्ग के बारे में बता दिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आलू। क्योंकि हमने ये समझाया था कि व्यक्तियों ने आवागमन अपनी संस्कृति को एक देश से दूसरे देश में कैसे पहुंचाया, किसके द्वारा लोग एक दूसरे से जुड़े, क्योंकि इसका चैप्टर का नाम ही है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो देखिए, आलू आलू के आने से यूरोप के लोगों की जिंदगी में भारी परिवर्तन भारी परिवर्तन आया। आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोग इस स्थिति में आ पाए कि बेहतर खाना खा सकें और अधिक दिन तक जी सकें। आयरलैंड के किसान आलू पर इतने निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई तो कई लाख लोग भूख से मर गए। उस अकाल को आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। इस ध्यान को रखिएगा। आयरिश अकाल किसे कहते हैं कि आयरलैंड में रहने वाले निवासी जो कि पूरी तरह से आलू पर निर्भर थे, तो जब आलू की फसल बर्बाद हो गई तो वहां पर लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। इसे हम आयरिश अकाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ये इजी है इसलिए मैं आपको ज़्यादा समझाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये ना समझेंगे कि सर पढ़ते जा रहे हैं। इजी चीज़ को हमें ज़्यादा डेलिब्रेट करने की, वो ज़्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। अब है विजय, बीमारी और व्यापार। इस लाइन का मतलब है कि किन चीज़ों पर विजय हासिल की, बीमारी कौन सी फैली थी, और व्यापार के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश के साथ कैसे जुड़े। अमेरिका की खोज तथा बहुमूल्य धातुएं लाना। 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया। यानी 16वीं शताब्दी में नाविक जो थे एशिया और अमेरिका के, उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज कर ली। अब समुद्री मार्ग खोज लेने से क्या फायदा होगा बेटा, आसानी से हम एक देश से दूसरे देश में यात्राएं कर पाएंगे। आलू के आने से यूरोप के लोगों की जिंदगी में भारी बदलाव आए। आलू के आने के बाद, यानी जो भी बात पीछे बताई थी वही बात यहाँ पर दोबारा बताई गई है। ठीक है, जो बात अभी पीछे बताई थी वही बात दोबारा बताई गई है। ये पैराग्राफ जो दिखाई दे रहा है ये वही बात है जो अभी पीछे बताई गई थी। ठीक है बेटा, अभी जो समझाया था वही बात है। इससे आगे चलते हैं। अब आता है नए समुद्री मार्ग की खोज ने न सिर्फ व्यापार को फैलाने में मदद की, बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की फतह की नींव रखी, यानी यूरोप की विजय की। क्योंकि एक देश दूसरे देश में जाने के लिए जब समुद्री मार्ग के द्वारा पहुंचने लगा, या समुद्री मार्ग की खोज हो गई, तो एक देश दूसरे देश के पास जाने के लिए आसानी से जाने लगा। अमेरिका के पास खनिजों का अकूत भंडार था और इस महाद्वीप में अनाज भी प्रचुर मात्रा में था। अमेरिका के अनाज और खनिजों ने दुनिया के अन्य भागों के लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। क्योंकि अनाज भरपूर होने से, देखो इधर तो आलू मिल गया सब्जी के रूप में, और अनाज अमेरिका के पास था, और ये समुद्री मार्ग की खोज होने के बाद आसानी से एक देश से दूसरे देश में जाने की सुविधा हो गई। अगला पॉइंट है विजेताओं द्वारा चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग। हाँ, पहले अस्त्र शस्त्र तो थे नहीं, तो एक देश से दूसरे देश में बीमारी को फैलाया गया। देखो इसको समझिए कि 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की अहम शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन यूरोपियन की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं, बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई। यूरोप के लोगों पर चेचक का आक्रमण पहले ही हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधन क्षमता विकसित कर ली थी। दोबारा समझिए कि पुर्तगाल और जो स्पेन है उसके द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की, यानी अमेरिका से जो हमारा लेन देन चल रहा था, उनकी शुरुआत हो गई। लेकिन जो यूरोपियन थे उन्होंने कैसे जीत हासिल की, उन्होंने इसलिए की क्योंकि जो चेचक की बीमारी थी उनको पहले हो चुकी थी। तो उनकी उन्होंने एंटीबायोटिक कह सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता की दवाई कह सकते हैं, या चेचक की बीमारी की दवाई उन्होंने पहले ही विकसित कर ली। अब ये बीमारी जब अमेरिका में हुई तो वहां पर भी नुकसान हुआ। तो इस बीमारी से आमतौर पर सामान्य रूप में जीत मिल गई बिना किसी हथियार के। ठीक है बेटा, बिना किसी हथियार के। लेकिन अमेरिका तब तक दुनिया के अन्य भागों से अलग थलग था, इसलिए अमेरिकियों के शरीर में इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। जब यूरोप के लोग वहां पहुंचे तो वे अपने साथ चेचक के जीवाणु भी ले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि चेचक ने अमेरिका के कुछ भागों को पूरी आबादी साफ कर दी। इस तरह यूरोपियन आसानी से
अमेरिका पर जीत हासिल कर पाए। तो अमेरिकी कैसे जीत हासिल कर पाए कि उन्हें चीचे की बीमारी थी, उस देश में गई तो वहां पर भी फैली तो तबाह हो गई, ठीक है ना। और लेकिन वो इस बीमारी की दवाई विकसित कर चुके थे, तो आसानी से अमेरिका को इस तरीके से मतलब कब्जा कर लिया उन क्षेत्रों पर। अगला है यूरोप में समस्याएं। 19वीं सदी तक यूरोप में कई समस्याएं थी, जैसे गरीबी की समस्या, बीमारी की समस्या और धार्मिक टकराव। ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोग सजा के डर से अमेरिका भाग गए थे। उन्होंने अमेरिका में मिलने वाले अवसरों का भरपूर इस्तेमाल किया। कैसे अवसर? जैसे अनाज भरपूर मिल रहा था, नौकरियों की सुविधा थी, जॉब। अब जॉब का मतलब ये नहीं है आजकल की जॉब, मतलब काम। और इससे उनकी काफ़ी तरक्की हुई। अगला है 18वीं सदी तक भारत और चीन। अब हम भारत और चीन के बारे में समझेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे, सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन 15वीं सदी से ही चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। बाहरी संपर्क यानी अमेरिका ने, वो चीन ने क्या किया कि भारत ने कुछ नहीं, लेकिन चीन ने जो बाहरी देश थे उनसे अपने संपर्क को खत्म करना शुरू कर दिया, ये कह सकते हैं अंकुश लगा दिया, रोक लगा दिया। चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व के व्यापार का केंद्र बिंदु यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा था। अब चीन ने तो रोक लगा दी, व्यापार होना ही होना है, तो व्यापार किससे करने लगे लोग? यूरोप से करने लगे। अब आता है 19वीं सदी। 1815 से 1914 की बात कर रहे हैं। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी। इस अवधि में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी के क्षेत्र में बड़े जटिल बदलाव हुए। उन बदलावों की वजह से विभिन्न देशों के रिश्तों, रिश्तों लिखा हुआ बेटा, के समीकरण में अभूतपूर्व बदलाव आए। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। यहां तक तो कुछ नहीं था, सिंपल था। यहां पर है, हम प्रवाह को पढ़ेंगे जो अर्थशास्त्री मानते हैं। पहला प्रवाह यानी व्यापार मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं का, यानी पहला प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों का आदान प्रदान होना, प्रवाह है ना। तो व्यापार मुख्य रूप से या तो वस्तुओं का होता था, है ना, या किसका होता था बेटा? कपड़ों का। या तो वस्तुओं का होता था या कपड़ों का। एक दूसरा होता है श्रम का प्रवाह, यानी लोगों का काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो काम या रोजगार की तलाश में लोगों का यहां से वहां जाना, इससे भी एक देश दूसरे देश से जुड़ने लगा। अब आता है पूंजी का प्रवाह। अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश, यानी व्यापारी वर्ग क्या करते थे कि अपने व्यापार को स्थायी रखने के लिए, जैसे आज भी करते हैं, एडवांस दे जाते हैं, तो या तो वहां पैसा निवेश करके आते थे या कुछ समय के लिए वहां रह करके निवेश करते थे। तो ये 3 तरह से प्रवाह हो रहा था। एक तो होता रहा था बेटा वस्तुओं का प्रवाह, शॉर्ट में समझते हैं हम। पहले प्रवाह का मतलब वस्तुओं का प्रवाह, कुछ भी हो सकता है। दूसरा श्रम का, यानी रोजगार के लिए लोगों का आना जाना। तीसरा होता है पूंजी का, यानी पैसे का निवेश। तो आशा करता हूं आपको यहां तक का वीडियो समझ में आया होगा, और इसी आशा के साथ आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और काफ़ी इजी था, इसलिए मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी आप इसको रिपीट कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।